हम देख रहे हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत। आज हम देखते हैं मुद्रा का आय सिद्धांत, या इसे हम बचत विनियोग सिद्धांत भी कह सकते हैं। मुद्रा का आधुनिक सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य मौद्रिक आय, व्यय, बचत एवं विनियोग की पारस्परिक शक्तियों पर निर्भर करता है। फिशर व कैम्ब्रिज मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मूल्य निर्धारण का व्यापक अध्ययन नहीं किया गया था। इनमें किसी विशेष समय पर मूल्यों के निर्धारण तथा उनमें होने वाले उतार चढ़ाव के कारणों का तो विश्लेषण करने की चेष्टा की गई थी, परंतु दोनों में इस बात का अभाव था कि मूल्य स्तर में उतार चढ़ाव किस प्रकार और किस क्रम में आते हैं। आय सिद्धांत इस कमी को दूर करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1844 में टॉमस टुक ने किया। इन्होंने अपनी रचना एन इंक्वायरी इनटू द करेंसी प्रिंसिपल में लिखा कि कीमतों का निर्धारण मुद्रा की मात्रा से नहीं वरन मौद्रिक आय से होता है। इस प्रकार ये कहते हैं कि मुद्रा मात्रा तो स्वयं कीमतों का परिणाम है। इट मीन्स जो आप मनी सप्लाई की बात करते हैं वो क्या है, प्राइस का इम्पैक्ट है। मानी प्राइस की वजह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मनी सप्लाई है इट डिपेंड्स ऑन प्राइस। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत को हम देखते हैं। ये सिद्धांत इसके बाद में सन 1925 में फ्रांस के अर्थशास्त्री अफ्तालियन ने मुद्रा और कीमतों से संबंधित सिद्धांतों का एक समीकरण R बराबर PQ के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें R है मौद्रिक आय, P है मूल्य स्तर, Q है संपूर्ण उत्पादन। इसके आधार पर मूल्यों पर मौद्रिक तथा वास्तविक आय की पारस्परिक शक्तियों का प्रभाव स्पष्ट करने का प्रयास इन्होंने किया। आगे हम देखते हैं कि किन्स्की द्वारा ये सिद्धांत किस तरीके से विकसित किया गया। मुद्रा के आय सिद्धांत के प्रतिपादन में टुक, हायर, हैबरलर, विट्सेल, अफ्तालियन आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर भी सिद्धांत के वैज्ञानिक विश्लेषण का श्रेय प्रोफेसर किन्स को जाता है। किन्स ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण में जो संशोधन किए उससे स्वयं संतुष्ट न होने से मौलिक समीकरण तैयार उन्होंने किए, और इन संशोधित समीकरणों में पुनः संशोधन कर उसने मुद्रा के आय, हमने कैम्ब्रिज इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें 4th नंबर की जो इक्वेशन थी वो किन्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने n बराबर p के इस तरीके से इक्वेशन दी। इसके बाद में इन्होंने संशोधन किया, और इस संशोधन में इन्होंने n बराबर p k प्लस r k डैश इस तरीके से इन्होंने संशोधन किया। लेकिन इस संशोधन से वह संतुष्ट नहीं थे और इसके आगे इन्होंने पुनः संशोधन किया, और जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया वह मुद्रा का आय सिद्धांत कहलाया। किन्स ने अपनी रचना जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में आय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा कि मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण यानी क्वांटिटी पर निर्भर न होकर जनता की आय पर, उसके बचाने की शक्ति तथा बचत एवं विनियोग के संबंध पर निर्भर करता है। इस प्रकार अगर हम इसके सिद्धांत को बीजगणितीय रूप से देखें किन्स की थ्योरी को, तो आप देख सकते हैं y बराबर c प्लस आई, जो कि क्या बता रही है, y है समाज में इनकम है जो कि 2 भागों में है, उपभोग और बचत के रूप में है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर c प्लस आई, ये भी समाज की आय को ही बता रही है, जिसमें c है आपका कंजप्शन और i है इन्वेस्टमेंट यानी उपभोग और निवेश, इन दोनों का जोड़ आय के बराबर होता है। अगर हम इस इक्वेशन को फिर आगे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, c प्लस आई बराबर c प्लस आई एस, ठीक है, हाँ, या c प्लस एस बराबर c प्लस आई, इस रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर c और c आपस में दोनों प्रति संतुलित हो जाएंगे, तो बचता क्या है आपके पास में, ये है i बराबर s, जो कि क्या बता रही है, ये बताता है कि समाज में बचत हमेशा विनियोग के बराबर होती है। आप ये नहीं कहेंगे इसे कि बचत यहाँ पर s का मतलब विनियोग है, या हम कि बचत का मतलब विनियोग है या विनियोग का मतलब बचत है, ये दोनों ये नहीं है, इसको आप एक समान नहीं मान सकते। यहाँ पर इसका अर्थ है कि बचत हमेशा विनियोग के बराबर रहती है। अब आप इसमें देखिए कि समाज में जो कुल आय है वो आप इसको c प्लस एस के रूप में दिखा सकते हैं, या आई के बराबर, इस रूप में, दोनों रूप में आप इसे शो कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में अगर हम संतुलन की बात करें तो संतुलन कब आता है, वह संतुलन आता है जब बचत और विनियोग बराबर होते हैं, यानी S बराबर I। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमारे पास में जो आता है वो है S बराबर I, जो बता रहा है कि बचत और विनियोग आपस में बराबर है। और अगर हम समाज में अगर असंतुलन की बात की जाए तो असंतुलन कब आएगा, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अर्थात बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से बराबर ऊपर होगी या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा होगा।
और अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब है समाज में संतुलन की स्थिति है। ठीक है, आगे हम ये भी जानते हैं कि जो समाज में बचतें और विनियोग दो अलग अलग वर्गों द्वारा की जाती है और भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। जैसे कि अगर हम बचत की बात करें तो बचत की मात्रा बचतकर्ताओं की आय, दूरदर्शिता, ब्याज दर, परिवार के सदस्यों की संख्या, पारिवारिक स्नेह आदि पर निर्भर करती है। वहाँ विनियोग की मात्रा उत्पादकों की लाभ की आशा, उत्पादन के साधनों का पुरस्कार, ब्याज दर और व्यापारिक भविष्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार बचत और विनियोग दो अलग अलग क्रियाएं हैं जो कि दो अलग अलग वर्गों के द्वारा संपादित होती हैं और ये आपस में एक दूसरे पर परस्पर विरोधी प्रभाव डालते हैं। ऐसी दशा में बचत और विनियोग की मात्रा या दरों में मौद्रिक आय में परिवर्तनों के द्वारा ही मौद्रिक आयों में परिवर्तन के द्वारा ही बराबर होने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात अगर आप ये कहते हैं कि सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों ये असंतुलन की अवस्था है। इस असंतुलन को संतुलन में यानी कि एस बराबर आय कैसे किया जाएगा? वो किया जाएगा मौद्रिक आय में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, मौद्रिक आय में परिवर्तन होगी और इसके थ्रू जो आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट से जाता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाएगा और फिर ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को अभी हम आगे डिटेल में समझते हैं। यानी अगर हम किन्स के आय सिद्धांत की बात करें तो किन्स के जो सिद्धांत है उसके मूल तत्व क्या हैं कि मुद्रा की प्रचलित मात्रा आय पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, समाज में आय में वृद्धि से उपभोग और बचत में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप या तो उसका कंजप्शन करते हैं, बढ़ाते हैं, या फिर आप बचतों में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है, उपभोग में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। वस्तुओं की मांग में वृद्धि से ऊंचे मूल्य होते हैं। ऊंचे मूल्य अथवा हम उचित कीमतों से अधिक लाभ होता है और अधिक लाभ की आशा से निवेश में वृद्धि होती है। निवेश में वृद्धि से साधनों के रोजगार में वृद्धि होती है और साधनों की रोजगार में वृद्धि से उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, पूर्ण रोजगार के स्तर से पूर्व मौद्रिक आय में वृद्धि अधिक उत्पादन को जन्म देती है। अतः वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है, पर पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद में मौद्रिक आय में वृद्धि मूल्यों पर प्रभाव डालती है। ये कैसे डालती है? आप देखिए कि अगर मौद्रिक आय अगर किसी परिवार की या समाज की मौद्रिक आय में यानी मॉनेटरी इनकम में अगर वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव क्या आएगा? उपभोग में वृद्धि होगी। उपभोग में वृद्धि होने से क्या होगा? डिमांड में वृद्धि होगी। अब डिमांड में वृद्धि होगी तो इसका मतलब है कीमत। ठीक है, निवेश में वृद्धि करेंगे। अब इससे होगा क्या? निवेश में वृद्धि से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, यानी बढ़ी हुई कीमतों से उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है जो कि निवेश के थ्रू आ रहा है। ये गुणक प्रभाव है। निवेश में वृद्धि होने से आय में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ये गुणक प्रभाव को दिखाया जा रहा है। अब चूँकि उत्पादन बढ़ रहा है, अब इस उत्पादन के लिए रोजगार तो कहीं ना कहीं से आया ही होगा, तो श्रम की मांग बढ़ी होगी तो रोजगार बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। श्रमिकों की इनकम बढ़ने से चूँकि उत्पादन बढ़ा है, इस उत्पादन की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी और उत्पादन बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति में चूँकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपका क्या है? उत्पादन नहीं बढ़ेगा। चूँकि पूर्ण रोजगार की स्थिति आ गई यानी समाज में मैक्सिमम जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया है, इससे आगे आप साधनों को बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि साधनों की पूर्ति क्या है? सीमित है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये क्या होगा कि इनकम आपकी ये उत्पादन बढ़ेगा नहीं। अब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो चूँकि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, तो वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से और उसके आगे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में कीमतों में वृद्धि मौद्रिक आय में जो वृद्धि हुई है वो क्या कर रही है? यानी मौद्रिक आय में वृद्धि क्या कर रही है? कीमतों में वृद्धि कर रही है, इसको बढ़ा रही है। पहले तक तो इसमें वृद्धि होती है, लेकिन इसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि आ जाती है। ठीक है, लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति आने पर आप ये देखिए कि मौद्रिक आय जब बढ़ती है तो कीमतों में वृद्धि होती है और चूँकि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन अधिकतम होता है इसलिए उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा कीमतों में वृद्धि ला रही है। ठीक है,
नेक्स्ट है सामान्य आर्थिक संतुलन के लिए बचत और विनियोग में समानता रहनी चाहिए, तब तो मूल्यों में स्थिरता रहेगी। पर जब अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग में अंतर हो जाता है तो मूल्यों में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः अगर मूल्यों में कमी हो तो सरकार को लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि करनी चाहिए, और मौद्रिक आय में वृद्धि के लिए सरकार को स्वयं विनियोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में कीमतों में कमी आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को लोगों की मॉनेटरी इनकम को बढ़ाना चाहिए। इससे होगा क्या कि मौद्रिक आय बढ़ेगी तो इसका प्रभाव क्या आएगा, इसका प्रभाव ये आएगा कि मौद्रिक आय बढ़ने से आपकी वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। वस्तुओं की डिमांड बढ़ने से कीमतों में वो जो कमी हो रही है वो कमी रुक जाएगी। तो सरकार मौद्रिक आय बढ़ाए इसके लिए क्या करती है, वो करती हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए। जबकि मूल्यों में वृद्धि होने पर बचतों में वृद्धि तथा विनियोग में कमी की जानी चाहिए, तभी मूल्य स्तर में स्थिरता संभव होगी। मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर में होने वाला परिवर्तन समाज के द्वारा किए गए व्यय की मात्रा पर निर्भर करता है। मंदी काल में समाज में व्यय की मात्रा आय की कमी के कारण से घट जाती है, अतः मूल्य गिरते हैं, और इसके विपरीत तेजी काल में मूल्य इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों की आय में वृद्धि से कुल व्यय बढ़ जाता है। एक का व्यय दूसरे की आय है, अतः व्यय में घटत बढ़त से आय बढ़ती है। उपयुक्त विवेचन से हम देख सकते हैं कि कीमत स्तर में होने वाला परिवर्तन समाज की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है, और समाज की आय का स्तर बचत और निवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। आगे हम देखते हैं इसमें ये आय व्यय दृष्टिकोण में मुद्रा की पूर्ति व मूल्य स्तर में परिवर्तन का क्रम व प्रक्रिया ये किस तरीके से होता है, यानी हम प्रिंस के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दी गई है कि मुद्रा की पूर्ति से कीमतों में परिवर्तन आता है ना, तो ये परिवर्तन किस रूप में आता है, कैसे होता है ये परिवर्तन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से मनी सप्लाई आपके प्राइस को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे ही मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उस मुद्रा यानी कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर कम हो जाएगी, और अगर आप मनी सप्लाई कम करते हैं तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी। अब चूंकि ब्याज की दर का विनियोग के साथ कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही चल गया कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन से ब्याज की दर पर प्रभाव पड़ रहा है, ब्याज की दर में परिवर्तन से विनियोग पे प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखते हैं, चूँकि विनियोग क्या है अर्थव्यवस्था में, हम कह सकते हैं कि आप अगर उपभोग व्यय नज़रिए से देखें तो अर्थव्यवस्था में जो आय को अगर हम व्यय के नज़रिए से काउंट करें तो C+I+G का ये एक भाग है, +X- है ना, इसका एक भाग है ये, है ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन आता है तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, रोजगार, आय तथा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन निवेश गुणक से प्रभावित होगा, यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो चूंकि यह है राष्ट्रीय आय का एक भाग है अपने आप में, ठीक है। अगर हम व्यय के नज़रिए से देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आय बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं उत्पादन बढ़ेगा, या हम इसको एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी ले सकते हैं कि ये तीनों ही बढ़ेंगे, और अगर ये कम होते हैं तो इन तीनों में ही गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगी। अब आगे आप देखते हैं कि बढ़ता है या फिर आय बढ़ती है या उत्पादन में परिवर्तन आता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सर्वप्रथम इसका प्रभाव पड़ता है कि उपभोग में परिवर्तन आता है, मांग में परिवर्तन आता है, और लागतों में भी परिवर्तन होता है। चूँकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इसका मतलब है लोगों के पास में आय आ रही है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अब लोग उपभोग करेंगे। उपभोग करने का मतलब हुआ कि अब वस्तु की डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। वस्तु की डिमांड में वृद्धि होने से चूँकि मांग में वृद्धि हो रही है तो लागतों में
हम जान हो जाता है, यानी आप उत्पादन बढ़ाओगे तो लागतों में ज़्यादा तेज गति से परिवर्तन आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कॉस्ट जो लागत है, लागत में आपकी वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से इसका अपोजिट भी सही है कि अगर इनमें कमी आती है तो डिमांड में कमी आएगी, लागत में कमी आएगी और कीमतों में आप कह सकते हैं कीमतों में भी कमी आएगी। अब आगे हम देखते हैं कि उपभोग, मांग व लागतों में परिवर्तन से अंततः कीमत स्तर में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है लोगों की आय बढ़ रही है। आय बढ़ रही है तो इसका मतलब हुआ कि कंजप्शन के बढ़ने से वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी वस्तु की, और कॉस्ट आगे जाकर उसकी कीमतों में वृद्धि करेगी, और इसका अपोजिट भी उतना ही सही है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति व मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध नहीं है, वरन अप्रत्यक्ष व अनिश्चित संबंध है। आप इसको इस टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं कि सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन से देखिए कि रोजगार, आय और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन व्यय तथा उत्पादन लागत में परिवर्तन करता है। आगे चलकर चूंकि कॉस्ट में परिवर्तन आ रहा है, यानी कॉस्ट बढ़ रही है, या आप इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, तो इस वजह से कीमत स्तर में भी परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार मुद्रा पूर्ति और कीमत स्तर में ये प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, यानी ये डायरेक्टली इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, ये इसको प्रभावित कर रहा है, इन चरणों से होते हुए ये इसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्कल इतना लंबा रूप ग्रहण करता है इसको प्रभावित करने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि किन्स की यह मान्यता है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव रोजगार में परिवर्तन की दिशा में होता है, और अर्थव्यवस्था जो जो रोजगार के स्तर के निकट पहुंचती है, कीमतों में वृद्धि की दर मुद्रा पूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है, और जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर तक पहुंच जाती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के बावजूद भी रोजगार, आय और उत्पादन में कोई वृद्धि न हो पाने के कारण कीमत स्तर में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि मनी सप्लाई बढ़ती है तो मनी सप्लाई एक टाइम तक आपकी कीमतों में जो वृद्धि होगी वो वृद्धि उस रफ्तार से नहीं होगी जिस रफ्तार से मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कहीं ना कहीं उत्पादन भी बढ़ा रहा है मांग बढ़ने से। लेकिन जब उत्पादन अपने पूर्ण रोजगार के स्तर पे होता है या पूर्ण रोजगार वाला उत्पादन स्तर आता है, तो ऐसी परिस्थिति में मनी सप्लाई में जितनी भी वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ये परिस्थिति तब होती है जब आपका पूर्ण रोजगार स्तर वाली उत्पादन स्तर को आप प्राप्त कर चुके होते हैं। इस प्रकार और इससे कीमतों में वृद्धि से आगे क्या होगा, यह है मुद्रास्फीति में को जन्म देगी। ये कीमत वृद्धि मुद्रास्फीति में वृद्धि को जन्म देगी। इस प्रकार हमने आज किन्स के आय सिद्धांत का अध्ययन किया। धन्यवाद।